अंक ऊर्जा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वाइगॉस्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, यानी कौन से पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। जो वाइगॉस्की हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के किस रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट वाइगॉस्की के अनुसार किस प्रकार हो पाएगा, या वाइगॉस्की अगर होंगे और वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे तो किस चीज को सपोर्ट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से थीसिस ही लिखनी होंगी या स्पेशली कुछ जरूरी है बहुत ज्यादा आप पढ़ेंगे, बट हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी कई चीजों में सिमिलर, कई टॉपिक सिमिलर, और प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मतलब आप यहाँ पे खेल सकते हैं, अगर थोड़ी सी समझ आप पेडागोजी की बढ़ा लें तो यहाँ आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो सीडीपी को बेस बना करके चलेगा इसको सॉल्व करते समय। बताइए, आपने कभी रिप्लाई नहीं किया, बहुत कुछ पूछा आपसे। रागिनी कह रही है, रागिनी ये एक बेहतर बात भी है, एक पॉजिटिव चीज भी है, और मैं पॉजिटिव ही मान करके चलूंगी इसको कि हम लोग इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं एक साथ, इस चक्कर में मेरा जो रिप्लाई रेट है वो कम हो जाता है। मैं चाह के भी सभी को नहीं आंसर कर पाती हूँ, तो उसके लिए माफी है। बट इन फ्यूचर कोशिश रहेगी कि कुछ इस तरीके का किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा आंसर आप लोगों के सॉल्व किए जाएं। अच्छा बताइए एक बार, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, आंसर कीजिए क्वेश्चन का। बहुत सारे लोग सी आंसर कर रहे हैं, और जो कि अपने आप में बिल्कुल सही भी है। सी क्या है? वाइगॉस्की बात करते हैं, इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास का, और ये समाज, लैंग्वेज एक टूल है, ये मानते हैं वाइगॉस्की। मतलब भाषा एक यंत्र की तरह काम करती है आपकी बुद्धि के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, और ये समाज और संस्कृति के संपर्क में आकर के सीखी जाती है। ये बात करेंगे वाइगॉस्की, जो कि एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। 38 की उम्र में मतलब देहांत हो गया था इनका, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करके गए ये शिक्षा के क्षेत्र में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात है प्रियंका, है ना। तो ये एक बात हुई, सी ऑप्शन सोशियो कल्चरल अप्रोच है इनकी। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। मतलब प्राइमरी लेवल पर, जो फर्स्ट टू फिफ्थ की हम बात करते हैं, हिंदी भाषा का शिक्षण, मतलब आप हिंदी लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किस एक पॉइंट पर आप एम्फेसाइज करेंगे या सब सर्वाधिक बल देंगे। पहला है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर, बिल्कुल स्टैंडर्ड जो स्पेलिंग है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। या फिर हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर, भाई जो मुहावरे लोकोक्ति हम यूज करते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं किस तरीके से होंगी, या हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। आंसर कीजिए। बहुत सारी गलतियां इस आंसर में होने वाली हैं जो कि प्रोबेबल है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस, बेहतर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। गले में आज प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, कोल्ड हो गया, पता नहीं मौसम है या क्या है। आंसर कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का। कई लोग 4 आंसर कर रहे हैं, कई लोग ए भी कर रहे हैं। देखिए इसमें सही जो बात बनती है, बातें तीनों ठीक है, लेकिन बात हो रही है प्राथमिक स्तर की। प्राथमिक स्तर यानी फर्स्ट टू फिफ्थ। बच्चा क्या है, छोटा होगा, 11 साल से कम ही होगा। ठीक, तो इस स्थिति में अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, मतलब क्या है इसका, भाई बच्चा अप्रिशिएट कर पाए, एंजॉय कर पाए इस एक लेवल पे लैंग्वेज को, तभी तो उसका इंटरेस्ट जगेगा। ठीक, और दूसरा आंचलिकता, मतलब एक उसके एक लोकलाइज्ड वे में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके क्षेत्र से जुड़ी हुई बात हो, मातृभाषा से जुड़ी हुई बात हो, उसके एरिया के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हो चीजें। ठीक, तो ये बेसिक बात हो गई। ठीक, तो आंसर हुआ डी ऑप्शन सिंपली। ये सब चीजें ऊपर जो कक्षाएं हैं, जो लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आप इनको प्रमुखता दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है वो मानक वर्तनी नहीं हो सकता। पहले आप बच्चे को अभिव्यक्ति सिखाएं कि वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस तो करना सीखे, एंजॉय तो करने लगे भाषा को। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगभग रिपीट होता रहता है जब देखो तब सीटेट के अंदर। मतलब अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किससे है, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर या वाइगॉस्की। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कुमार ब्रदर्स, जरूरी नहीं आपको हर वर्ड का मतलब ही बताओ, बट एक कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप लैंग्वेज में स्पेशली ये रोल प्ले करती है ये बात कि आप कॉन्टेक्स्ट अगर समझ जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सेंस से खत्म हो जाती है, क्योंकि आप वैज्ञानिक तो है नहीं, वहां पे कोई स्पेशली भाषाविद नहीं है कोई, आपको सब कुछ पता होगा पेपर में, तो उसके लिए अपने आप को डोंट कर्स योर सेल्फ फॉर दैट, है ना। देखते हैं, आंसर कीजिए आप लोग। सी ए मिक्स्ड आंसर्स।
बहुत ही बढ़िया। अब जिनको ये ट्रांसलेशन में समझ आ गया होगा, अंतर्निहित का मतलब है इनेट एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब आपके अंदर आंतरिक क्षमता है, इनेट एबिलिटी है कि आप भाषा सीख सकते हैं जन्म से ही। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अर्जन यंत्र की बात की है किसने? नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, तो जो लोग भी वाइगॉस्की दे रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है, वाइगॉस्की समाज और संस्कृति से सीखने की बात करेंगे, और चॉम्स्की कहते हैं भाषा मनुष्य के अंदर या मनुष्य का जो बच्चा है उसके अंदर, मानव शिशु के अंदर ये आंतरिक क्षमता है कि हम एनवायरमेंट से, अपने पर्यावरण से भाषा को एक्वायर यानी अर्जित कर लें। जैसे आपको भाषा सीखनी नहीं पड़ती, मतलब आप जब बचपन में होते हैं अपनी जो मातृभाषा है उसको आपने सीखा नहीं, आपने एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया। ऐसा नहीं है कि आपको किताबें दी गई पहले घर में फिर आपको बोलना सिखाया गया, आप अपने आप आपने ग्रहण करते रहे। आपके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उन्होंने गले में बताया कुछ इस तरीके का यंत्र होता है, हालांकि ये कहीं पाया नहीं गया है ना, तो वॉइस बॉक्स से रिलेटेड है, इस तरीके की बातें हुई। तो आंसर जो है चॉम्स्की होगा। उन्होंने कहा आंतरिक क्षमता है हमारे अंदर कि हम भाषा को एक्वायर कर सकें। ठीक, प्याजे तो बात करेंगे भाई संज्ञानात्मक, जेनेटिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, हेरिडिटरी जो एबिलिटी है और एक्टिविटी को। स्किनर इमिटेशन की बात करते हैं और वाइगॉस्की समाज और संस्कृति की बात करेंगे। तो ये 4 पॉइंट ऑफ व्यूज हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर, एक मिनट, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण। उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। ठीक, कौन से जो विभिन्न उद्देश्य हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसके? लिखने के। भाई कई बार आप ऑफिशियल पत्र लिखना सिखा रहे हैं, कई बार आप कुछ और लिखना सिखा रहे हैं, तो लिखने के जो उद्देश्य हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य, लेखन कार्य सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? इन 4 ऑप्शंस में से फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटिफिकेशन का ऐसे ही रहता है, आप 9 बजे आ जाया कीजिए, 9 बजे तो फिक्स ही रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका, लाइक शेयर कीजिएगा इसी बात पर। ये चॉम्स्की पता था आपको? ए और सी मिक्स्ड आंसर्स। आंसर क्या होगा? सोचिए जरा और सोचिए। भाई बात हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बहुत बड़ा हो गया हो, लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण, इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जब अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति करे, ओरिजिनल एक्सप्रेशन, एटलीस्ट वो एक्सप्रेस करना सीखे। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सबसे बेहतर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जर्नल, जो जर्नलिंग कहते हैं ना जिसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे कम महत्वपूर्ण पक्ष, मतलब जो आपकी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, सबसे कम नहीं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है आपकी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक का? ठीक, पहला है आकर्षक चित्र होने चाहिए, बहुत ही सुंदर एट्रैक्टिव जो पिक्चर्स हों उसके अंदर, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया हो, अभ्यासों की बहुलता हो, या कागज की गुणवत्ता, मतलब एकदम बढ़िया पेपर होना चाहिए। आंसर कीजिए फटाफट से, क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सिंपली करेक्ट है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग जो आपकी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक बनी है, जिस एक लेवल के बच्चों के लिए बनी है, उद्देश्यपूर्ण मतलब उसमें चयन हो, जो उसमें चैप्टर्स हैं वो एक पूरे स्ट्रेटेजिकली या फिर उस एज के बच्चों के लिए जो अप्रोप्रिएट हो, जो उसकी भाषा संस्कृति या जो भी वहां पे उस देश से रिलेटेड चीजें हैं, उस एज के बच्चे को जो चीजें पता होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एक ऑब्जेक्टिवली सेट करते हैं अपना सिलेबस उस एक लैंग्वेज टेक्स्ट बुक का। तो बी आंसर होगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, शाम अक्सर र वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, आप क्या करेंगे? शाम एक बच्चा है जो र, मान लो सड़क है तो वो सड़क को सरक बोल देता है या सड़क बोल देता है, वॉट एवर इट इज, मतलब र वाले जो शब्द हैं वो र को सही से उच्चारित नहीं कर पाता, प्रोनाउंस नहीं कर पाता, आप क्या करेंगे एज अ टीचर? बताएं एक बार। फर्स्ट है, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उसे ड़ वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे? बताएं एक बार। अभी तक मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। सी बिल्कुल ज्यादातर आंसर आप लोग सी कर रहे हैं, और सी सही भी है। क्यों सही है? उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मतलब रीइंफोर्स करेंगे कि वो अपनी बात एक नेचुरल वे में कह पाए। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा
करेक्ट ही कर रहे हूं, अभिव्यक्ति पर जोर रहेगा भाषा में, ठीक है। तो इंटरव्यू में नहीं बैठा बच्चा, अपनी बात अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से बात होगी कि अपनी बात को उसको कहने देंगे, अपनी बात को सहजता से प्रस्तुत करने देंगे। भाई बात जानना या सुनना इंपॉर्टेंट है। ये जो धीरे धीरे ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं इनको आप क्लियर करा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और सबसे बेहतर तरीका है कि आप सही प्रोनाउंस करें। और जब बच्चे बार बार देखते हैं कि आपको वो एक तरीके से अनुकरण करते हैं या आपको एक आइडियलिस्टिक वे में देखते हैं एज अ टीचर, तो कोशिश कीजिए आपका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बेहतर हो। और अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो आप भाषा की प्रयोगशाला या फिर इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जहां पे बोलने की वो एक प्रैक्टिस कर सके। बट इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ सूची पढ़ा देंगे, तो ऐसा तो है नहीं। कुछ शब्द उसने वो जैसे बोलता है वैसे ही बोलेगा, आपने करेक्ट करने को तो नहीं कहा, ठीक। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी रहेगा, बाकी के 4 ऑप्शंस में से। नहीं तो तरीके इसके बहुत सारे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रिया यादव 9 बजे होती है डेली शाम को सेशन जो है अपना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन पर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कि अगर आपको किसी भी एक लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है अपनी, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? शब्दों के अर्थ जानना, मतलब सारे अर्थ पता हो आपको। रवि गुप्ता भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। उसके बाद उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, जो स्ट्रक्चर है वो जान पाए आप। उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। बताएं एक बार। वेलकम है सभी नए पुराने लोगों का। बहुत बढ़िया, सही है देवकरण जी, बहुत बढ़िया। कुछ 1800 लोग हैं और 676 लोग हैं जो बहुत ही खुशी के साथ आते ही लाइक करते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं। आंसर कीजिए 7th का सी, मतलब उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ये बात हम सभी जानते हैं। नेचुरली लैंग्वेज को, भाषा को आप एक बॉक्स में नहीं सिखा सकते, एक वैक्यूम में नहीं सिखा सकते, एक बंद कमरे में नहीं सिखा सकते कि भाई आपने छोड़ दिया बच्चे को और वो अपने आप सीख लेगा। आप किसी भी भाषा को बेहतर होते हैं किसी भी भाषा में उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके। जब आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलते हैं आप अपने आप भाषा सीख लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदी आपको या जो भी आपकी मातृभाषा है उसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़े हों सीखने के लिए, आपने एक्वायर कर ली। तो जितना ज्यादा प्रयोग होगा, इसलिए कहा भी जाता है कि अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो बेशक आप गलत बोलिए शुरुआत में, बट बोलिए, यूज कीजिए, उस माहौल में रहिए। कहीं चले जाइए 2 4 5 साल के लिए, अपने आप आ जाएगी, ठीक। तो आंसर क्या होगा? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग या उस तरीके का परिवेश जो है वो आप उपलब्ध करा पाए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेहतर होगा। सिर्फ संरचना आप देखते हैं कितने लोगों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, बट जो बोलना है, प्रोनाउंसिएशन है या जो स्पोकन लैंग्वेज है उस पर पकड़ नहीं होती। तो ये सारी चीजें फिर धरी की धरी रह जाती हैं यदि आप उपयोग नहीं करेंगे, भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह, मतलब कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में, मतलब हिंदी लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कक्षा 8 का बच्चा है, 8th क्लास का बच्चा है। हाँ बिल्कुल, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजात, जो भी है वॉट एवर इट इज। मतलब मैं बहुत टाइम हो गया भूल गई हूँ, बट हाँ सुनी है मैंने ये कहावत काफी ना। आगे वाली लाइन का मीनिंग पता है, हिंदी में याद नहीं है। शिवम ने लिखा है, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिए फटाफट से। कक्षा 8 में पढ़ने वाला जो बच्चा है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो? पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, पूरे नियम पता हो उसे, वो फिर मतलब क्या वो भाषाविद बन जाए, या फिर हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्ति को जान सके, या फिर विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, या तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तत्सम और तद्भव आप जानते ही हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए, मतलब कि बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करे। तो जरूरी नहीं है यार, 8th का ही बच्चा है, उसको अभिव्यक्त करने दो। और वो अलग अलग संदर्भ में, जैसे आप देखते हो डिबेट वगैरह में लेकर के जाते हैं जो टीचर्स हैं, या इस एज में 8th में होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ जैसे ही चेंज होता है, जो सिचुएशंस जैसे ही चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख जाए, एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज करना सीख जाए। टीचर के सामने है तो क्या बात करे, अगर कोई नाटक का मंचन कर रहा हो या फिर उसके अंदर कोई पात्र की भूमिका निभा रहा हो तो रोल प्ले करे, तो उस तरीके से वहां पे जो इंपॉर्टेंट हो उस कॉन्टेक्स्ट में वैसे भाषा का प्रयोग करे प्रभावी, इफेक्टिवली। और अगर कहीं डिबेट में गया हो तो उस तरीके से प्रयोग करे। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप भाषा को बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाए, ये मेन उद्देश्य है। उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सारे नियम पता हो दीन दुनिया के, क्योंकि 8th क्लास का ही बच्चा है और लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का माध्यम है ना। तो वो चीज एक इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को कहते कैसे हैं। तो सी ऑप्शन हुआ इसमें इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन।
9th क्वेश्चन है, भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण। बहुत ही क्या कहें इसको, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन कह लीजिए सीटेट का, या फिर बहुत रेट्रो सा क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। सीखने और अर्जित मतलब एक तो होता है लैंग्वेज लर्निंग, जब आप सीखते हैं, किताब का इस्तेमाल होगा, स्कूल में जाएंगे, रूल्स पढ़ेंगे उस भाषा के, व्याकरण पढ़ेंगे उस भाषा का। और दूसरा है अर्जन, यानी अर्जित करना, एक्वायर करना। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस एनवायरमेंट मिला और आपने ग्रहण कर लिया। जैसे आप अपनी मातृभाषा, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को, मदर टंग को अर्जित करते हैं, सीखते नहीं है, किताब लेके नहीं बैठते उसके लिए आप। लेकिन सीखने में आप इसको बेहतर कर सकते हैं। हिंदी अगर आपने घर पे बोलना सीखा और आप स्कूल गए, तो वहां पे जो लर्निंग होगी, जो सीखना होगा, उसमें व्याकरण का प्रयोग भी होगा, किताबों का भी यूज होगा, टीचर भी बेहतर तरीके से, वो एक फॉर्मल वे में आप लर्निंग करते हैं। लेकिन एक्विजिशन आप एनवायरमेंट से एज इट इज कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर बताइए कि सर्वप्रथम कारण क्या है, प्रमुख अंतर क्या है इसमें, या उसका कारण क्या है, मेन डिफरेंस क्या है अर्जन में और अधिगम में, मतलब लर्निंग में और एक्विजिशन में। भाषा की पाठ्य पुस्तक है, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश या भाषा का व्याकरण। तो ये बात तो अब तक के एक्सप्लेनेशन से आप समझ चुके होंगे आसानी से कि भाई भाषाई परिवेश जो है ना, अगर परिवेश से आपने एक्वायर कर लिया तो ये अर्जन हो गया। अगर आपको परिवेश ना मिला और आपने पाठ्य पुस्तक से या असेसमेंट दे देकर या व्याकरण का, टीचर का, एक माहौल का इस्तेमाल किया, वो एक डिफरेंट चीज है। मेन जो अंतर है भाई, इंग्लिश हम नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि भाषाई परिवेश नहीं मिला, अर्जित नहीं कर पाए। लर्निंग तो कर रहे हैं इंग्लिश की स्कूल में जाके या जैसे भी, बट अर्जन नहीं हो पाया। तो भाषाई परिवेश यानी लैंग्वेज का जो एनवायरमेंट है, वो माहौल इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। आगे बढ़ेंगे, एमपीटेट के लिए भी हेल्पफुल है ये, अगर पेडागोजी वहां पर आ ही रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, सबसे कम उपयोगी, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट या नॉट सो इंपॉर्टेंट। किसमें, इन द असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज का असेसमेंट कर रहे हैं, भाषा का आकलन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं बच्चों ने कैसे सीखा, कितना सीखा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पर, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, तो सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या होगा। मानशिया हिमालय जी, धन्यवाद। चित्र देखकर कहानी या कविता लिखना, पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, या नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बताएं एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से, और लाइक भी कीजिएगा अगर किया ना हो तो। ऐसे ये अधिकार है ऐसे लाइक कराना ना, मतलब ये एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करता है और एक मतलब मौका मिल जाता है बीच में कुछ कहने का। बताएं एक बार, बी ऑप्शन, पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना। सबसे कम इंपॉर्टेंट तो यही है। यहां भी बच्चे का दिमाग चलेगा, वो इमेजिन करेगा, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, सोचेगा, और एक अभिव्यक्ति आएगी ओरिजिनल। किसी घटना के वर्णन करने में भी वही है, और इसमें भी क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, हर चीज लगेगी। लेकिन यहां पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि क्लोज्ड एंडेड है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे की सोच जो है वो ज्यादा नहीं लगेगी, तो मेन उद्देश्य ये नहीं हो सकता। असेसमेंट का मतलब है आप ये देख रहे हैं बच्चे को भाषा पर कितनी पकड़ है। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि लास्ट में जो आपने क्वेश्चंस दिए थे एंड में लेसन के, उसको रटवा के आप आंसर कर दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल्स में किया जाता है बहुत कॉमनली, और हमें लगता है यही आंसर होगा, मतलब सॉरी यही सही बात होगी, बट ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 11th क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। मतलब कोई भी एक कृति है, कोई भी एक रचना है, उसके बारे में आपको क्या है, आत्मविश्वास हो, आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए उस एक चीज पर जो भी आपने लिखा हो, जानना हो, पढ़ा हो। तो भाषा बोध और साहित्य बोध होना चाहिए आपको, कवि और कविता का बोध हो, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, या फिर साहित्य बोध और छंद बोध। बताएं एक बार। जोधपुर वालों का नाम बोल दिया जी, गोपाल परिहार जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छा लगा जान के आप डेली देखते हैं। आंसर कीजिए फटाफट से, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं अभी तक तो। ए बिल्कुल, अगर हम पढ़ के देखें तो हमें खुद पता लग जाएगा, इतनी पेडागॉजी हमारी डेवलप हो चुकी है। कवि और कविता बोध, तो इसने क्या हुआ, बांध दिया आपको एक पर्टिकुलर चीज। जब भी ऑप्शन आपको बांधता नजर आए ना, किसी एक तरफ ले जाए सिर्फ बच्चे के हित को छोड़ के, तब वो सही नहीं हो सकता। ज्यादातर केस में ये ट्रिक है। साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, अब जरूरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री ही पता होगी तभी होंगी चीजें। साहित्य बोध और छंद बोध, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
यदि आपको भाषा बोध और साहित्य बोध है, यानी आपको लैंग्वेज की नॉलेज है और आपको लिटरेचर का भी पता है, तो आपको बेसिक रूल भी पता होंगे, आपको लैंग्वेज का भी पता होगा और आपको उसकी लिटरेचर का भी पता होगा, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर बनेगी और आप इंडिपेंडेंटली उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट भी होंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बेहतर होगा इन 4 ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको सीबीएसई ने लागू किया था 2010 के आसपास। सतत आकलन यानी कि कॉन्टिन्यूअस, लगातार आप असेस करते रहे बच्चे को, उसका उद्देश्य यानी कि इस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थ्रू आउट द ईयर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप पेन पेपर टेस्ट लें, आप पूरे टाइम वो कहीं ना कहीं आकलन की स्थिति में है बच्चा, उसे पता भी नहीं है और उसका असेसमेंट भी हो रहा हो। बताएं एक बार आंसर, बच्चों ने क्या सीखा है, इससे पता लगेगा आपका उद्देश्य क्या है। अगर आप लगातार असेस कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चे कैसे सीखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने क्यों नहीं सीखा है, बच्चों ने कितना सीखा है। बताएं एक बार, आंसर कीजिए। बिल्कुल, बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ दे लर्न, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि सीखते कैसे हैं, क्योंकि आप सतत रूप से आकलन कर रहे हैं। कितना सीखा है उसके लिए तो आप मूल्यांकन कर लीजिए और वो लास्ट में देख लीजिए, है ना, व्यापक में आ जाएगा। वो सतत के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे सीखते हैं, द वे दे लर्न। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि मेथड जो हैं वो ज्यादातर सिमिलर हैं और मैंने इंग्लिश के मेथड्स तो बनाए हुए हैं, हिंदी के भी कभी एक मैराथन सेशन लेकर के डिस्कस कर लेंगे। कौन सा भाषा शिक्षण का यानी लैंग्वेज टीचिंग की कौन सी वो मेथड है, कौन सा जो मातृभाषा यानी मदर टंग को यूज में नहीं लाता बिल्कुल भी? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, सूत्र विधि या अनुवाद विधि? तो आंसर सिंपल है, बिल्कुल नेहा कुरैशी सही है आंसर, बाकी गलत हैं सारे। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको इंग्लिश में। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट जो भाषा जो टारगेट लैंग्वेज है ना आपकी, वो ही आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें मातृभाषा या मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता। मान लीजिए यदि आपको इंग्लिश सिखानी है, टारगेट लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश सिखा रहे हैं आप, तो इंग्लिश का ही इस्तेमाल करेंगे। आपकी मदर टंग हिंदी है तो उसको बीच में नहीं लाएंगे, नो ट्रांसलेशन, नो यूज ऑफ हिंदी, डायरेक्ट आप इंग्लिश का यूज करेंगे, या हिंदी सिखा रहे हैं तो हिंदी का ही यूज करेंगे, दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, इसमें मध्यस्थ नहीं रखा जाता, बीच में यूज नहीं की जाती मदर टंग। व्याकरण विधि में व्याकरण पर जोर रहेगा, सूत्र विधि, अनुवाद विधि में तो ट्रांसलेशन मेथड में तो पूरा ट्रांसलेट करते ही हैं आप, अनुवाद करते हैं जो भी आपकी मातृभाषा होती है उसमें। ये बेसिक चीज है, ध्यान रखिएगा, डाइट पर ध्यान दीजिएगा। हाँ मैं बिल्कुल ध्यान दे रही हूँ वैसे तो, बट थोड़ा सा फिर भी इशू हो जाता है। आंसर कीजिए, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, पूरक पाठ्य पुस्तक यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग जो मटेरियल होता है आपका, बुक्स स्कूल में आप अवेलेबल होती ही हैं, आपने भी देखी होंगी शायद अपने समय पे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर कीजिए फटाफट से। सद्दाम हुसैन जी बहुत बढ़िया। गंभीर साहित्य पढ़ना, बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना या वाचन अभ्यास? आंसर कीजिए फटाफट से। मैथड्स के लिए बुक आप हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के लिए कौन सा पब्लिकेशन, मैग्रो हिल था आई थिंक, हाँ मैग्रो हिल ले सकते हो नॉर्मली, अभी मैंने बुक्स वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, आसानी से पढ़ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाचन अभ्यास, बिल्कुल जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है वो आपके किसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को या रीडिंग प्रैक्टिस को और बेहतर करेगा। अगर हम इन 4 ऑप्शंस में से देखें तो ये एक जो है लास्ट वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर है, ज्यादा क्या कहें इसको, रिलेटेड है किससे, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल से, और ज्यादा आप उस एक कॉन्टेक्स्ट में, उस एक बुक के कंटेंट्स के बारे में जान सकें, इसलिए आपको सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए कहा जाता है। एक तो आपकी रीडिंग बेहतर होगी और दूसरा आपकी नॉलेज भी बेहतर होगी उस एक चीज को लेकर के, ठीक। तो किसी बस इन तक नहीं जोड़ सकते, जो मेन उद्देश्य है वो ये है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, आज के लिए लास्ट होगा। लिखना क्या है? आंसर कीजिए, लिखना क्या है? राइटिंग इज व्हाट? एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल यानी कि बिल्कुल मैकेनिकल ड्रिल है, या फिर अत्यंत जटिल कौशल है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, या पढ़ने के बाद सीखा जाता है? आंसर कीजिए। केवीएस के लिए देख सकते हो एक आध नंबर, वैसे नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर केवीएस, सब्जेक्ट पेडागोजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बची नहीं है, इवन डीट प्लस भी के लिए देख सकते हो। केवीएस में सब्जेक्ट पेडागोजी का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा, अब आ जाती है वैसे कहने को, बट उतना तो आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपने सीटेट किया हुआ है तो। बहुत ही बढ़िया, 2400 लोग हैं और सिर्फ 1300 महान लोगों ने लाइक किया, आप सभी का धन्यवाद। और
मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। आंसर होगा लिखना एक तरह की बातचीत है, अपने आप में कम्युनिकेट करने जैसा है खुद को, मतलब जैसे आप बात करते हुए कम्युनिकेट करते हैं वैसे आप लिखते समय एक तरह का कम्युनिकेशन है, एक तरह की बातचीत है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे, और कहीं भी